9 वर्षों का कार्यकाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व की सरकार का गुजरा है। यदि मैं कहूं कि 9 वर्षों के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही क्रांतिकारी और युगांतकारी सुधारों की नींव रखी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। अचीवमेंट्स तो गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स की बुकलेट भी उपलब्ध हुई होगी, लेकिन सब मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूं कि 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा काम यह हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए वह नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। भारत की प्रतिष्ठा का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मूल्यांकन करना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो इस बार की विदेश यात्रा थी, इसके पहले की जो उनकी विदेश यात्रा थी, उस दौरान भी आप देखें एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यह कहता है अब्बास हैं। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन यह कहते हैं ग्लोबली आप इतने पॉपुलर हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। और पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर अपनी रेस्पेक्ट फ्रॉम इनर कोर ऑफ हार्ट एक्सप्रेस करने के लिए वो पैर छूता है। पैर छूना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इन सब सारे लोगों ने भारत के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति की है। हर भारतवासी का यह सम्मान है। यह केवल प्राइम मिनिस्टर का ही सम्मान नहीं है। यह हैसियत भारत की बनी है और बड़े उत्साह के साथ भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की वह बात याद आती है जब उन्होंने कहा था 2014 में हम और वह, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में एक सार्वजनिक सभा में मौजूद थे। उन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। यदि मैं कहूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी उस समय सौगंध ली थी, कसम खाई थी, उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसका निर्वाह किया है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से यदि आप देखें 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय इकोनॉमी की साइज के मामले में भारत दुनिया में लगभग 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था मॉर्गन स्टैनले, एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है, और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था फ्रेजाइल 5। तो फ्रेजाइल 5 में कुछ कई कंट्री थी, ब्राजील था, इंडोनेशिया थी, साउथ अफ्रीका, उसमें भारत का भी नाम रखा था। 2013 की बात मैं कर रहा हूं जब मॉर्गन स्टैनले, इस फर्म ने पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी की चर्चा करते हुए यह बात कही थी, और उसी में उन्होंने फ्रेजाइल 5 का लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई, कमजोर अर्थव्यवस्था की बात कही थी 5 कंट्रीज की, तो उनमें भारत भी शामिल था। अब जानते हैं वही मॉर्गन स्टैनले फर्म यह कहती है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते, यानी 4 वर्षों के अंदर
भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को, कि सारी दुनिया भी जानती है, पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में आज ही हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है। अब एक घटना, रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रहा है। इस यूक्रेनियन क्राइसिस के दौरान हमारे बहुत सारे बच्चे जो वहां पर फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनके गार्जियंस यहां बराबर गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे, चाहे जैसे भी हो यूक्रेन से हमारे बच्चों को आप बाहर निकालो। असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक स्ट्रांग विल पावर होने के कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चटपट फैसला किया और टेलीफोन उठाकर सीधे रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आप सबको जानकारी है कि 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हम अपने हजारों बच्चों को लेकर जो है भारत आए। भारत के बारे में एक धारणा यह भी थी कि भारत बहुत कमजोर देश है, लेकिन अब यह धारणा धीरे धीरे काफी हद तक सारी दुनिया में अब समाप्त हो चुकी है। यह हमारी हैसियत बनी है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह सब सारी चीजें मैंने विशेष रूप से इसलिए कही कि जिनके कारण की भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। कमिटमेंट का जहां तक प्रश्न है, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते और उसके पहले भी सामान्यतः इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार होता रहा है तो पिछले 2 चुनावों से हमारी उसमें प्रमुख भूमिका रही है। 2014 में तो स्वयं ही नेशनल प्रेसिडेंट था पार्टी का, इस कारण रोल था ही, सब कुछ देखना ही था। उस समय भी प्राइम मिनिस्टर हमसे कहते थे कि राजनाथ जी, मैं जानता हूं कि आप नहीं होने देंगे, लेकिन पूरा प्रिकॉशन लीजिएगा, अक्षर से देख लीजिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो होना चाहिए। 2019 में जब मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं था, गृह मंत्री था, तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो यदि किसी की चेयरमैनशिप में बनेगा तो राजनाथ सिंह की चेयरमैनशिप में बनेगा और वह कमेटी हमारी चेयरमैनशिप में बनेगी। और उन्होंने कहा सावधानी बरतिए, ऐसा कुछ ना हो कि हम कमिट कर दें इस देश के साथ और हम उसको पूरा नहीं कर पाए। और यह बात मैं समझ रहा था कि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। बहुत पॉलिटिकल लीडर्स कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मैं समझता हूं पॉलिटिक्स में लोगों के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और यह विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह लगातार गहरी होती चली गई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह संकल्प लिया कि हम भारत की राजनीति में पैदा हुई इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। उठाकर देख लीजिए मैनिफेस्टो,
जो कहा था अक्षर से उसका पालन किया है। जो कहा था अक्षर से उसका पालन किया है। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्रेडिबिलिटी का होना पॉलिटिशियंस का यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत बड़ी पूंजी होती है ये क्रेडिबिलिटी। तो उसको भी स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने काफी हद तक एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करप्शन की बात मैं करता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सच्चाई यह है कि मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ठीक है आप खाएंगे नहीं, मान लिया, खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर आप अंकुश कैसे लगा देंगे? मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति, मैं सोच नहीं पा रहा था। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, महीने डेढ़ महीने के बाद की बात है। मैं गृह मंत्री के रूप में, हम दोनों लोग बैठे थे और एक वो मीटिंग उन्होंने आमंत्रित की थी, उसमें मुझे भी बुलाया था। उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी के अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। तो मैं बैठक समाप्त होने के बाद मैंने कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतनी जल्दी सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के? उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है? कह राजनाथ जी आगे देखिएगा। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर परिवार में लोगों के अकाउंट्स बैंक में खुल गए। बात मेरी समझ में तब आई, बात मेरी समझ में तब आई जब डीबीटी के माध्यम से लोगों को पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और मुझे बात राजीव गांधी जी की याद आई। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, बामुश्किल 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता है। यह प्रकार से लाचारी व्यक्त की थी। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, और सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने किसी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया। पॉलिसी को लेकर तो जरूर कुछ बातें हो सकती हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये व्यक्ति नहीं होते, संस्था होते हैं। दे आर नॉट इंडिविजुअल बट दे आर इंस्टीट्यूशंस। इसलिए मैं आलोचना नहीं कर रहा। उन्होंने एक मजबूरी व्यक्त की थी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, और उसको चैलेंज के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया तो आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। आज यदि 100 पैसा बैंकों से चलता है, 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। करप्शन केवल भाषण देकर न तो मिनिमाइज किया जा सकता है, रूट आउट करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि करप्शन को हमने रूट आउट कर दिया, ये कोई नहीं कर सकता। पता नहीं सतयुग में रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन करप्शन को भाषण देकर मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। करप्शन को यदि मिनिमाइज किया जा सकता है तो सिस्टम में बदलाव लाकर ही मिनिमाइज किया जा सकता है, और इस काम को भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। और 9 वर्षों में बहुत सारे काम किए हैं। उन सब सारे कामों की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कितने एम्स बनवाए हैं, 22 एम्स हो गए। कहाँ पहले कितने, एक एम्स था ना, 22 एम्स हो गए, 225 मेडिकल कॉलेज हो गए। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि यदि छोटा जिला हो तो उसकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो लगभग अधिकांश जिलों में, जितने बड़े जिले, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज वहां जरूर होना चाहिए। ऐसे 225 मेडिकल कॉलेज खुल गए। मेट्रो सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारी हो गई। एक बहुत बड़ी बात हुई है नौजवानों के अंदर, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव जो पैदा हुआ है, और साथ ही साथ एक जिसे कहते हैं ना, कुछ नया करने की, कुछ नया कर
कुछ निकालने की। एक जो ललक होती है मन के अंदर, वह नौजवानों के अंदर पैदा हुई है, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है।